मॉर्निंग। नेक्स्ट मेथड अपन आज पढ़ेंगे संक्रियात्मक गुणनखंडों द्वारा हल ज्ञात करना। ठीक है, इससे पहले अपन 3 मेथड पढ़ चुके हैं। सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड आपके जो है वो फर्स्ट मेथड था आश्रित चर के परिवर्तन से, जिसमें v का पद शून्य हो जाता है। दूसरा आश्रित चर के परिवर्तन से, जिसमें dv अपॉन dx यानी प्रथम अवकलज का पद शून्य हो जाता है। और तीसरा मेथड पढ़ा हमने स्वतंत्र चर को परिवर्तित करके हल ज्ञात करना। और अब ये हम चौथा मेथड पढ़ेंगे सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का, संक्रियात्मक गुणनखंडों द्वारा हल ज्ञात करना। संक्रियात्मक जो संकारक हमारे पास होते हैं डी की फॉर्म में जो हम लिखते हैं, ऑपरेटर की फॉर्म में जो हम लिखते हैं, उसको हम फैक्टराइज करेंगे तो वो फैक्टर्स कहलाएंगे संक्रियात्मक गुणनखंड, और उनके द्वारा हम सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ये आपका फोर्थ मेथड है और इसके बाद हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले हमारी इक्वेशन जनरल फॉर्म में क्या है, देखिए हम जनरल फॉर्म हमेशा d2y अपॉन dx स्क्वायर का गुणांक इकाई लेकर लिखते हैं। ठीक है, लेकिन अब हमारे पास अगर d2y अपॉन dx स्क्वायर का गुणांक इकाई नहीं भी है तो भी हमें यहाँ इकाई बनाने की जरूरत नहीं है। दैट मीन्स जैसी इक्वेशन है जिस फॉर्म में है एग्जैक्टली आप उसी फॉर्म में उसको फैक्टराइज करेंगे, उसके फॉर्मेट को चेंज नहीं करेंगे। मतलब d2y अपॉन dx स्क्वायर का गुणांक इकाई नहीं बनाना, जो भी है x का फलन उसे एज इट इज रहने देंगे। तो मैंने यहाँ जनरल फॉर्म जो लिख रही हूँ वो आपकी है p0 d2y अपॉन dx स्क्वायर p1 dy अपॉन dx प्लस p2 y इज इक्वल टू r। ठीक है, अब अगर इसे हम कंपेयर करें, अब तक हमने जो सेकेंड ऑर्डर की जनरल फॉर्म पढ़ी वो आपकी यही थी, बस थोड़ा सा लिखने का क्या तरीका अलग है। d2y अपॉन dx स्क्वायर का गुणांक इकाई था, dy अपॉन dx का गुणांक p, y का गुणांक q और राइट हैंड साइड r। तो आप x के फलन को p से लिखिए, q से लिखिए, p1 से लिखिए, p2 से लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फॉर्म वही है। बस हमने यहाँ पर p0 इसलिए लिखा जिससे हमें ये यहाँ पर श्योर हो जाए कि d2y अपॉन dx स्क्वायर के गुणांक को इकाई बनाने की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं होगी। जो इसके कॉफिशिएंट है आपको उसे एज इट इज रहने देना है, जो भी x का फलन है या कांस्टेंट है। तो p0, p1, p2 और r सभी यहाँ पर x के फलन होने चाहिए, x के फलन होने चाहिए। और ये हमारी जनरल फॉर्म है सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन की। ठीक है, अब इसे हम जब संक्रियात्मक गुणनखंडों द्वारा हल करेंगे तो कैसे हम फैक्टर्स करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये जो भी डेरिवेटिव्स हैं इन डेरिवेटिव्स को ऑपरेटर्स में चेंज करना है। सबसे पहले हम इन डेरिवेटिव्स को ऑपरेटर की फॉर्म में चेंज करेंगे। संक्रियात्मक गुणनखंड करने के लिए पहले हम संकारक में बदलेंगे, और संकारक में बदलना हमें आता है। हम फर्स्ट डेरिवेटिव की जगह d, सेकंड की जगह d स्क्वायर, थर्ड की जगह d क्यूब, इस तरीके से। ठीक है, तो संकारक में बदलने पर समीकरण एक को जब हम ऑपरेटर की फॉर्म में चेंज करेंगे तो p0 एज इट इज रहेगा x का फलन, d2 अपॉन dx स्क्वायर, इसकी जगह हम लिखेंगे ऑपरेटर d स्क्वायर। ऑपरेटर की फॉर्म में चेंज करना है तो आप डेरिवेटिव को ऑपरेटर की फॉर्म में लिखेंगे, बाकी सब जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, जो x का फंक्शन है वो x का फंक्शन एज इट इज रहेगा। p1 ये हो जाएगा dy, तो y हम एक साथ कॉमन लेके लिखेंगे, ये हो गया d स्क्वायर y, तो d स्क्वायर लिख लिया, ये dy तो d लिख लिया, p2 y, और सब में से हमने y को निकाल दिया बाहर, और ये हो गया r राइट हैंड साइड। ठीक है, तो हमने क्या किया, जो भी इक्वेशन आपको गिवन है आपको उसका कोई फॉर्मेट चेंज नहीं करना है। इस फॉर्म में आपको इक्वेशन हो, कॉफिशिएंट इकाई हो तो इकाई ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, जो भी x का फलन है उसको एज इट इज रखना है। और हमने इक्वेशन को ऑपरेटर की फॉर्म में चेंज कर ऐसे लिख लिया।
अब ये आपके पास है फंक्शन ऑफ डी, जिसके अंदर कांस्टेंट कॉफिशिएंट वाला नहीं है। ये फंक्शन ऑफ डी जरूर है, लेकिन इस फंक्शन ऑफ डी में संकारक डी के ये जो गुणांक हैं ये अचर नहीं है। ये अचर होते तो ये आपके पास बनता चैप्टर नंबर 3 डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कॉफिशिएंट, लेकिन ये कांस्टेंट कॉफिशिएंट नहीं है, यहाँ ये वेरिएबल्स हैं, तो हम इनको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन हम इसके गुणनखंड जब करेंगे तो सबसे पहले तो हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ डी, लेकिन यहाँ आपको ये बात बिल्कुल ध्यान में रखनी होगी कि ये फंक्शन ऑफ डी में जो डी का आपके पास इक्वेशन है उसमें डी के गुणांक अचर नहीं है। डी के गुणांक अचर नहीं है तो आप यहाँ ऑक्सिलरी इक्वेशन नहीं निकाल सकते, और ऑक्सिलरी निकाल के इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल नहीं निकाल सकते। अगर हम इस इक्वेशन को अभी यहाँ पर देखें तो ऐसी इक्वेशन हम पढ़ चुके हैं चैप्टर 3 के अंदर। जनरल फॉर्म हमने यही लिखी थी, फंक्शन ऑफ डी वाई बराबर क्यू, ठीक है, जहाँ एफ ऑफ डी से हमने निकाला था इस इक्वेशन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और यहाँ से निकाला था इस इक्वेशन का पर्टिकुलर इंटीग्रल, और दोनों को जोड़ के निकाला था जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर हम ऐसा काम नहीं करेंगे, बेशक इक्वेशन आपको वैसी ही लगे, लेकिन इस फंक्शन ऑफ डी और इस फंक्शन ऑफ डी में अंतर है। वहां जो फंक्शन ऑफ डी था उसमें डी के गुणांक अचर थे, जो यहाँ जो फंक्शन ऑफ डी है उसमें डी के गुणांक अचर नहीं है। इसको हमने शॉर्ट में ऐसा लिखा, लेकिन यहाँ ये ध्यान रखना है कि कांस्टेंट कॉफिशिएंट नहीं है। क्लियर? तो हम इसके CFPI से नहीं सॉल्यूशन निकालेंगे, हम फैक्टर्स करके निकालेंगे। तो फैक्टर्स करने के लिए हमें किसके फैक्टर्स करने हैं? फंक्शन ऑफ डी के, संकारक डी के, जो आपके पास ये दो घात की समीकरण है, सॉरी दो कोटि की जो समीकरण है, इस दो कोटि की समीकरण के आपको गुणनखंड करने हैं, रैखिक गुणनखंड करने हैं। दो कोटि की समीकरण है तो आपके पास रैखिक गुणनखंड हमेशा दो ही आएंगे, ना दो से कम आएंगे और ना दो से ज्यादा आएंगे। ज्यादा इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि ऑर्डर 2 है तो हमेशा डी स्क्वायर ही मैक्सिमम रहेगा, और कम भी इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि ऑर्डर 2 है, तो डी का केवल डी का पद नहीं होगा, डी स्क्वायर का पद हमेशा मिलेगा, ठीक है। फिक्स है, सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं तो ऑर्डर सेकंड ही रहेगा, और दो कोटि के जब आप गुणनखंड करेंगे तो दो गुणनखंड आएंगे। तो हमने क्या माना कि फंक्शन ऑफ डी के दो गुणनखंड कर लिए हमने, और क्या क्या आए? F1D व F2D है। तब फंक्शन ऑफ डी के दो गुणनखंड कर लिए हमने, F1 और F2। F ऑफ डी के टुकड़े कर लिए, पहला टुकड़ा F1D और दूसरा F2D। तब आप इस इक्वेशन को फैक्टराइज कर कर कैसे लिखेंगे? F1D F2D y इज इक्वल टू r। फंक्शन ऑफ डी की जगह फंक्शन ऑफ डी के हमने फैक्टर्स कर लिए, F1 F2 y इज इक्वल टू r। अब क्योंकि फंक्शन ऑफ डी y पर ऑपरेट हो रहा है तो दोनों फैक्टर्स किस पर ऑपरेट होंगे? y पर, और दोनों फैक्टर्स को हमें एक एक करके ऑपरेट करना है, और दोनों फैक्टर्स को एक एक करके कैसे ऑपरेट करेंगे ये बात आप देखिए। सबसे पहले तरीका देख लेते हैं किस तरीके से ऑपरेट करेंगे। फंक्शन ऑफ डी की जगह मैंने दोनों फैक्टर्स लिख दिए। अब F1 पहले ऑपरेट हो रहा है y पर, और फिर इस पूरे के आंसर पर किसे ऑपरेट कर रखा है? F2 को, ठीक। F1D जब y पर ऑपरेट हो रहा है तो हम इसे अलग से लिख कर हल नहीं कर सकते, क्योंकि इसके साथ ये भी जुड़ा हुआ है और इसके साथ ये भी जुड़ा हुआ है। तो ऐसा नहीं कि एक फैक्टर ले लिया और उस एक फैक्टर को अलग से हमने ऑपरेट करके सॉल्यूशन निकाल दिया और फिर उसके बाद आंसर के ऊपर दूसरा फैक्टर ऑपरेट किया। ये प्रोसेसिंग सही नहीं होगी, हम इसे अलग से इसमें से निकाल कर हल नहीं कर सकते। तो फिर हम क्या करेंगे? हम कौन से फैक्टर, हम इस फैक्टर को इस y के ऊपर कैसे ऑपरेट करेंगे? तो हम मान लेंगे कि हम F1 को y पर ऑपरेट कर रहे हैं, तो हमें इसका हल कोई v प्राप्त हुआ।
एक हल को मानकर हमें दूसरा हल निकालना पड़ेगा। आप एक साथ दोनों गुणनखंड को y पर संक्रिया करा नहीं सकते, दोनों में से एक को अलग से लिखकर संक्रिया नहीं करा सकते, क्योंकि देखिए अगर सपोज कीजिए आपके पास फैक्टर्स आए d+2 और एक फैक्टर आया x² d+1 y और राइट हैंड साइड है sin x। ठीक है, तो अब मैं बोल रही हूँ कि ये दोनों फैक्टर्स मुझे y पर ऑपरेट करने हैं एक एक करके। तो लेकिन अगर मैं पहले d+2 को y पर ऑपरेट करना चाहूँ तो d+2 को अलग से y के ऊपर कैसे ऑपरेट किया जा सकता है। ये राइट हैंड साइड जो है sin x, ये पूरे की ही राइट हैंड साइड है। सिर्फ d+2 y = sin x लिखना गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने क्वेश्चन ही गलत फॉर्मेट में लिख दिया फिर, और इसको छोड़ भी नहीं सकते और इसको साथ लेके हल भी नहीं कर सकते। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम मानकर सॉल्व करेंगे। हम सबसे पहले मान लेंगे कि d+2y इसका सॉल्यूशन हमें क्या मिला है, v मिला। ठीक है, इसको हमने क्या मान लिया, v मान लिया। अब इस पूरे को यानी कि हमने एक कोटि है ये जो y पर ऑपरेट हो रही है, और इस एक कोटि को हमने v मान लिया। तो इस एक कोटि को जब v माना तो इस पूरे की जगह हम v रख देंगे और इस पूरे की जगह v रखेंगे, तो अब ये एक ही कोटि की समीकरण बची। अब आपके पास ये बन गई प्रथम कोटि और प्रथम घात की अवकल समीकरण। और प्रथम कोटि और प्रथम घात की अवकल समीकरण का सॉल्यूशन हम फिर से पूर्व विधियों द्वारा निकाल सकते हैं, और इससे जब v का मान आएगा तो फिर इस v के मान को वापस से प्रतिस्थापित करके फिर से प्रथम कोटि और प्रथम घात की बनेगी, उसका हल हम दोबारा से पूर्व विधियों द्वारा निकालेंगे। मीन्स क्या है कि दो कोटि की जो समीकरण है उसे दो ही बार हल करना है एक एक कोटि की समीकरण के रूप में, और एक एक कोटि की बनाने के लिए हम सबसे पहले एक फैक्टर को y के साथ किसी v से रिप्लेस करेंगे। जो मेथड है आपके सॉल्यूशन का वो क्या है, हमने क्या माना f1d ऑपरेट ऑन y, f1d y किसके बराबर, किसी v के बराबर। मान लिया f1y = v। f1y को जब हम v मानेंगे तब समीकरण 2 किस फॉर्म में चेंज हो जाएगी, f2d v = r। और ये जो आपके पास इक्वेशन आई है ये इक्वेशन है प्रथम कोटि और प्रथम घात की, जिसका सॉल्यूशन हम किसी भी पूर्व विधि द्वारा निकाल सकते हैं। जैसे इसका फॉर्मेट होगा उसी के अकॉर्डिंग हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। उपरोक्त समीकरण को पूर्व विधियों द्वारा हल किया जा सकता है। ठीक है, अब आप देखिए जब आप इस इक्वेशन को पूर्व विधियों द्वारा हल करेंगे तो यहाँ आश्रित चर कौन सा है, आश्रित चर v है, क्योंकि आपने इस पूरे को जब v माना, इस पूरे को v के बराबर लिखा और v को यहाँ लिख दिया, तो ये v आपका नया आश्रित चर बन गया। फिर से हमने जब फैक्टराइजेशन मेथड काम में लिया तो आश्रित चर का परिवर्तन किया, लेकिन फैक्टराइजेशन से सॉल्यूशन निकाला, आश्रित चर बन गया v और स्वतंत्र आपके पास x ही है, क्योंकि x को हमने कहीं भी चेंज नहीं किया। अब r भी x का फलन है और ये फैक्टर आपके पास d है, और इस फैक्टर को आप v पर ऑपरेट कर रहे हो = फंक्शन ऑफ x। तो आश्रित चर v हो गया, स्वतंत्र चर x हो गया, और यहाँ से इसे हल कर हम v का मान x के रूप में निकालेंगे। v का मान x के रूप में जब आ जाएगा तो उस v के मान को हम यहाँ रिप्लेस करेंगे, v का एलिमिनेशन करेंगे। v का एलिमिनेशन करने के लिए जब v की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो आपके पास ये इक्वेशन फिर से फंक्शन ऑफ d अभी नहीं हटा, ये इक्वेशन फिर से प्रथम कोटि और प्रथम घात की बनेगी, जिसका हल हम पूर्व विधि से वापस निकालेंगे, और इस बार आश्रित चर y होगा और y का मान x के रूप में आ जाएगा, जो होगा हमारी समीकरण 1 का व्यापक
हल। तो इस तरीके से हम ये प्रोसेसिंग काम में लेंगे। दोबारा देखिए, सबसे पहले फंक्शन ऑफ ये जो सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन है, इस सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन को ऑपरेटर में चेंज करेंगे। फिर इस ऑपरेटर के फंक्शन ऑफ डी के हम दो फैक्टर्स करेंगे, F1 और F2। फिर एक फैक्टर को हम v मानेंगे, एक फैक्टर को y पर ऑपरेट कर कर हम v मानेंगे और उस v को यहाँ प्लेस कर कर सेकेंड ऑर्डर को फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे। और जब ये सेकेंड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसका सॉल्यूशन हम इजीली निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ से हमें सॉल्यूशन मिलेगा v का, और उस v की वैल्यू को हम यहाँ जब रिप्लेस करेंगे तो फिर से हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन बनेगी, और फर्स्ट ऑर्डर की इस इक्वेशन को हम वापस से सॉल्व करेंगे, जिससे हमें मिलेगा आश्रित चर y का मान। क्लियर है? बताइए, मेथड क्लियर है? बताइए, क्लियर है मेथड आप लोगों को? क्या प्रोसेसिंग है? सबसे पहले फैक्टर करने हैं, एक फैक्टर को विद वाई v मानना है, उस v को रिप्लेस करना है जिससे सेकंड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट होगा, और फर्स्ट ऑर्डर को सॉल्व करना है। पहले v के लिए सॉल्व होगा, फिर v की वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो y के लिए सॉल्व होगा। दो बार ही इंटीग्रेशन होगा क्योंकि सेकंड ऑर्डर है, तो दो बार आपको इंटीग्रेशन कर कर सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो प्रोसेसिंग है। अब ध्यान रखने वाली बात क्या है? ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब आप फंक्शन ऑफ डी के फैक्टर्स करेंगे तो ये फैक्टर्स क्रम विनिमय नहीं होंगे। ये फैक्टर्स आपके क्रम विनिमय नहीं होंगे। F1 और F2 को आप इंटरचेंज नहीं कर सकते, यानी आपकी मर्जी आए जैसे आप लिख दें कि F1 की जगह F2 लिख दें, F2 की जगह F1 लिख दें, ऐसा नहीं होगा। फंक्शन ऑफ डी के फैक्टर्स जिस ऑर्डर में हो रहे हैं उसी ऑर्डर में आपको लिखने हैं, क्रम में, क्रम नहीं बदलना है। क्यों क्रम विनिमय नहीं है? ऑपरेटर ऑपरेटर से ही तो गुणा हो रहा है। ऑपरेटर ऑपरेटर के साथ क्रम विनिमय होता है, लेकिन ऑपरेटर यहाँ कांस्टेंट कॉफिशिएंट का नहीं है। ऑपरेटर के आगे ये x का फलन है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर मेरे पास एक गुणनखंड आया xd प्लस 1 d प्लस 2, ये फैक्टर हुए, ठीक है, और मैंने इनके क्रम को बदल दिया। तो देखो, इस क्रम में लिखा तो क्या मतलब हुआ? y तो दोनों भी लगेगा, और इस क्रम में लिखा तो क्या मतलब हुआ? क्यों क्रम विनिमय नहीं है? इसको मैंने बाद में लिखा, इसको मैंने पहले लिख लिया। ठीक है, अब ये क्रम विनिमय क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ जो d का गुणांक है वो कांस्टेंट नहीं है। देखिए, आप जब इन दोनों ब्रैकेट को खोलोगे, ये दोनों ब्रैकेट किसके फैक्टर हैं? ये फैक्टर हैं आपकी इस इक्वेशन के। हमने मान रखे हैं अभी कि इसके फैक्टर्स ये हैं, जो भी इक्वेशन है उसके फैक्टर्स हमने ये कर लिए। अगर आपने इक्वेशन के फैक्टर्स किए हैं तो फैक्टर्स को खोलने पर वापस इक्वेशन आनी चाहिए। भाई, आप जब गुणनखंड करते हो तो गुणनखंडों को गुणा करने पर वापस वही समीकरण आनी चाहिए ना, जिसके गुणनखंड आपने किए हैं। ठीक है, बताइए, ये बात क्लियर है? अगर मैं किसी भी समीकरण के, जैसी बहुत छोटी सी एक द्विघात समीकरण ले लेती हूँ, अगर मैं इसके गुणनखंड करती हूँ, या ऐसे ले लेती हूँ 3 और 2, अगर मैं इसके गुणनखंड करती हूँ तो इसके गुणनखंड होंगे x+2 और x+1। ठीक है, तो ये दो अगर इसके गुणनखंड है तो इन दोनों गुणनखंडों को गुणा करने पर वापस ये समीकरण आती है, और आएगी भी, क्योंकि इसी को तो हमने फैक्टराइज कर कर ये लिखा है। तो ऐसे ही हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर जब आपने इस फंक्शन ऑफ डी के फैक्टर्स किए तो ये फैक्टर्स अगर ये आ रहे हैं तो इनके गुणा करने पर, इनको आपस में खोलने पर ब्रैकेट्स को वापस से इक्वेशन आनी चाहिए। अब देखिए, आप इस ब्रैकेट को कैसे खोलेंगे? xd प्लस 1 d प्लस 2 के साथ गुणा हो रहा है, तो हम यहाँ पर xd को d प्लस 2 से गुणा करेंगे, ठीक है, प्लस 1 को d प्लस 2 से गुणा करेंगे, ऐसे ही खोलेंगे। इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से गुणा करने का क्या मतलब है? इस वाले पद को भी इससे करना है और इस वाले पद को भी इससे करना है। अब इस वाले पद को जब हम इससे गुणा कर रहे हैं तो बाहर डिफरेंशिएशन का सिंबल है, d है,
और डी का मतलब डिफरेंशिएशन होगा इस ब्रैकेट का। ये ब्रैकेट साधारण गुणा से नहीं खुलेगा, अवकलन करके खोलना पड़ेगा। अवकलन करके जब हम खोलेंगे तो देखिए क्या आएगा, x आगे है, आगे ही रहेगा, डी डी डिफरेंशिएशन किया एक बार और तो ये हो गया डी स्क्वायर। ठीक है, 2 कांस्टेंट है, 2d एज इट इज आ जाएगा और ये x भी रहेगा। 2 कांस्टेंट है, 2 का डिफरेंशिएशन नहीं करना वरना एक पद 0 हो जाएगा। 2 कांस्टेंट है, 2 आगे आ जाएगा, डिफरेंशिएशन तो पीछे y का हो रहा है, जो इनके पीछे y लिखा हुआ है, जो इनके पीछे y लिखा हुआ है डिफरेंशिएशन उसका होगा ठीक है। तो यहाँ हमें डिफरेंशिएशन किसी भी टर्म का नहीं करना है, डिफरेंशिएशन पीछे y का है तो ये 2 को मल्टीप्लाई कर दिया प्लस डी प्लस 2। ठीक है, ये 4 पद आए। ठीक, अब आपने जब ऑर्डर चेंज किया तो देखिए क्या आएगा, मैंने इसको पहले और इसको बाद में लिख दिया, तो हम इसको खोलेंगे तो होगा डी एक्स डी प्लस 1 प्लस 2 एक्स डी प्लस 1 ये आएगा। और अब इसको करिए, यहाँ भी डी है यानी डिफरेंशिएशन होगा इस ब्रैकेट का। अब इस ब्रैकेट का जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले पद का भी डिफरेंशिएशन करना है एक्स डी का, और एक्स डी में एक्स का भी होगा और डी का भी होगा, एक्स का भी होगा और डी का भी होगा। तो देखिए एक्स को रखा डी का किया और डी को रखा एक्स का किया, एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष 1 हो जाएगा, एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष 1 हो जाएगा। डी को रखा एक्स का डिफरेंशिएशन कर दिया 1 आ गया, 1 से मल्टीप्लाई किया डी हो गया, ये हो गया आपके पास 2 से मल्टीप्लाई कर 2x डी प्लस 2। ठीक है, अब आप देखिए दोनों को, इस समीकरण और इस समीकरण को, क्या दोनों समीकरण बराबर है? बताइए, क्या ये दोनों इक्वेशन बराबर हैं? बताओ। हमने फैक्टर्स के ऑर्डर को अगर बदला तो क्या गुना करने पर हमें समान मान प्राप्त हुआ? यहाँ से हमें ये 4 पद मिले जबकि यहाँ से हमें ये 5 पद मिले, एक डी एक्स्ट्रा आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि देखिए यहाँ एक्स डी का कोई डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा जबकि यहाँ एक्स डी का डिफरेंशिएशन हो गया। तो क्योंकि यहाँ डी का गुणांक अचर नहीं है, तो डी का गुणांक अचर नहीं होने की वजह से, डी का गुणांक x का फलन होने की वजह से आपके फैक्टर्स क्रम विनिमय नहीं होंगे। जबकि अगर ये x नहीं होता, d+1 और d+2 होते, तो आप इसके ऑर्डर को बदल सकते हैं, d+1 d+2 कोई सा भी पहले लिख सकते हैं, कोई सा भी बाद में लिख सकते हैं। और ऐसा तो हमने एक्सरसाइज 3 में किया भी था, हम d+1 पहले लिखें या d+2 पहले लिखें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि यहाँ d कांस्टेंट कोफिशिएंट का है जबकि यहाँ आपका d वेरिएबल कोफिशिएंट का है, कांस्टेंट कोफिशिएंट का नहीं है। तो ये आपकी कुछ बेसिक चीज है जो आपको ध्यान रखनी है कि जब भी हम फैक्टर्स करें तो फैक्टर्स के क्रम का हम ध्यान रखें। विशेष तौर पर जो गुणनखंड पहले आ रहा है उस गुणनखंड को पहले लिखा जाएगा, जो बाद में आ रहा है उसे बाद में ही लिखा जाएगा। ठीक है, अब पहले कौन सा आता है और बाद में कौन सा आता है वो अभी हम फैक्टर्स करेंगे, क्वेश्चन करेंगे तब देखेंगे। ठीक है, बताइए क्लियर है यहाँ तक? ये मेथड आ गया समझ में। बस एक विशेष बात यहाँ फैक्टर की ध्यान रखनी है कि आपको यहाँ गुणनखंड के क्रम का परिवर्तन नहीं करना कि हमें जो गुणनखंड मर्जी आए वो पहले लिख दिया, जो मर्जी आए बाद में लिख दिया, नहीं। जब हम फैक्टर्स करेंगे तो फैक्टर्स करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि कौन सा फैक्टर पहले आना चाहिए। क्लियर? ये दे रखी है हमें एक इक्वेशन सेकंड ऑर्डर की, जिसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इसके गुणांक को इकाई बनाने की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। हम जबरदस्ती ये नहीं x का भाग दे दें और x का भाग देकर इसको सॉल्व करें, तो फिर वो गलत हो जाएगा। अपॉन में x आने से फैक्टर्स करने में आगे प्रॉब्लम होगी। ठीक है,
जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में इसको रहने देना है। P0 d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस P1 dy अपॉन dx माइनस P2y इज इक्वल्स टू r। ठीक, सबसे पहले हम इसे ऑपरेटर की फॉर्म में चेंज करेंगे, तो ये x एज इट इज रहेगा और ये होगा डी स्क्वायर वाई। वाई हम एक साथ पीछे लिखेंगे कॉमन, x माइनस 1 डी माइनस 1 और ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले मैंने इक्वेशन को ऑपरेटर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इस तरीके से लिख लिया। ऑपरेटर में चेंज करना सबको आता है, कोई नया काम नहीं किया। तो यहाँ हमने जो x के फलन थे उनको एज इट इज रखा। अब देखिए, आपने जब कांस्टेंट कोएफिशिएंट की पढ़ी थी तो ये इक्वेशन फंक्शन ऑफ d जो थी अचर गुणांकों की, उसके हमने गुणनखंड इजीली करे और वो गुणनखंड हम आगे पीछे किसी भी क्रम में लिख सकते थे। लेकिन अब यहाँ पर क्योंकि ये x का गुणांक यहाँ गुणा हो रहा है फंक्शन ऑफ d में, और d है जो इसका कोएफिशिएंट कांस्टेंट नहीं है, तो उसकी वजह से इसके गुणनखंड क्रम विनिमय नहीं होंगे। क्योंकि देखिए x माइनस 1 d है तो आप इसे xd लिखेंगे, और अगर ये xd पीछे आ रहा है मीन्स इस तरीके से आ रहा है तो इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन हुआ, और ये xd अगर आगे आ रहा है तो इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन हुआ। तो x यहाँ डिफरेंशिएशन से गुणा हो रहा है जबकि यहाँ x का डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो ये क्रम विनिमय नहीं है क्योंकि एक चर है और एक संकारक है, और चर और संकारक कभी भी क्रम विनिमय नहीं होते। चर और संकारक कभी भी क्रम विनिमय नहीं होते। यहाँ मतलब है कि जो भी डिफरेंशिएशन हुआ है जिस भी पद का, उससे x को गुणा किया गया, और जबकि इसका मतलब है कि x का अवकलन किया गया, तो दोनों में अंतर है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। अब देखिए कौन सा फैक्टर पहले आएगा, इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ एक्स डी खोल दें इसे माइनस डी। अब देखिए डी पीछे लिखा हुआ है तो एक्स डी ही लिखेंगे हम, इसे डी एक्स नहीं लिखेंगे। माइनस 1 वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए फैक्टर कैसे करेंगे। डी माइनस 1, यहाँ से माइनस कॉमन लें तो एक फैक्टर होगा डी प्लस 1, और यहाँ से एक्स एक्स, दोनों में से x कॉमन आ रहा है और x आगे है तो आपको आगे ही लिखना है, पीछे नहीं लिखना। वैसे हम कॉमन लेके आगे पीछे लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, कब, जब हमारे पास समीकरण एक ही तरीके की होती है, मीन्स या तो x में समी पॉलिनोमियल है या d में पॉलिनोमियल है। सिर्फ d में होती तो नहीं फर्क पड़ता, सिर्फ x में होती तो नहीं पड़ता, लेकिन x और d दोनों में है तो फर्क पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ ध्यान रखना है x और x को जब हम कॉमन लेंगे तो x आगे है, आगे ही रहेगा। साथ में d और d भी कॉमन आ रहा है तो यहाँ से और यहाँ से x d कॉमन लिया, यहाँ बचेगा x तो कॉमन आ चुका, एक d कॉमन आ चुका, एक d बचेगा, प्लस ये पूरा कॉमन आ गया 1 बचेगा। यहाँ से माइनस कॉमन लिया, ये हो गया d प्लस 1। ठीक है, हमने देखिए फैक्टर्स कर लिए इसके। ये यहाँ से xd, यहाँ से xd कॉमन लिया, xd आगे आएगा, आगे ही है क्योंकि पीछे रिमेनिंग फैक्टर बचेगा d प्लस 1, और यहाँ से माइनस कॉमन लिया। ठीक है, अब जनरली हम क्या करते हैं, कि d प्लस 1 ये हमें कॉमन दिख रहा है तो हम इस d प्लस 1 को आगे लिख देते हैं, और बचा हुआ है xd यहाँ -1 और इसे पीछे लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा गलत। ठीक है, क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए xd आगे है, किसके आगे है, d प्लस 1 फैक्टर के। ये d प्लस 1 पर ऑपरेट हो रहा है, इसका मतलब इस ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन हो रहा है, और आपने अगर ये ब्रैकेट कॉमन लेके आगे लिख दिया और इसको पीछे लिख दिया तो इसका मतलब आप इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। आ रही है बात समझ में। देखिए क्या कहा मैंने, d प्लस 1 कॉमन फैक्टर है तो हम इसे कॉमन लेके आगे नहीं लिखेंगे। d प्लस 1 xd के बाद लिखा हुआ है तो ये गुणनखंड पीछे ही रहना चाहिए। आगे कौन सा गुणनखंड आएगा, देखिए आगे गुणनखंड आएगा आपका
d+1 कॉमन है लेकिन पीछे है, आगे आएगा xd और यहाँ से -1 और ये हो गया d+1 y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये होगा इसका राइट फैक्टराइजेशन। अगर आप इन दोनों के ऑर्डर को बदल देते हैं तो उसको खोलने से ये समीकरण नहीं आएगी। अगर मैं यहाँ से d+1 कॉमन लेके पहले लिख दूं और बचा हुआ xd -1 बाद में लिखूं तो दोनों ब्रैकेट को जब मैं खोलूंगी तो वापस ये इक्वेशन नहीं आएगी और हमें वापस यही इक्वेशन चाहिए क्योंकि हम इसी को फैक्टराइज कर कर ये लिख रहे हैं। क्लियर है? आप यहाँ पर जब भी गुणनखंड करेंगे तो ध्यान रखेंगे जो गुणनखंड आगे है उसको पहले लिखना है, जो गुणनखंड पीछे है उसको बाद में लिखना है। ठीक है, यही क्रम यहाँ पर ध्यान रखना है। -1 कॉमन लेने की ये जरूरत पड़ी है क्योंकि यहाँ ये फैक्टर d+1 बन रहा है। माइनस कॉमन नहीं लोगे तो -d -1 दोनों कॉमन फैक्टर कैसे आएंगे? गुणनखंड कैसे करोगे अगर -1 कॉमन नहीं लोगे तो? माइनस माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तब अंदर d+1 और ये d+1 सेम फैक्टर होंगे। गुणनखंड कैसे करते हैं? गुणनखंड कैसे करते हैं? कॉमन आना चाहिए ना एक फैक्टर, तो एक फैक्टर कॉमन लेने के लिए -1 कॉमन ले आए, बिना -1 कॉमन लिए कैसे करोगे? -d -1 होगा और ये होगा d+1, तो फिर आप यहाँ कॉमन फैक्टर लिख ही नहीं सकते d+1, तो इसीलिए हमने माइनस कॉमन लिया। अब ये फैक्टर हो गए। बताइए यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक का काम इम्पोर्टेंट था, आगे तो वो हमने जो प्रोसेसिंग पढ़ी है उसको फॉलो करना है बस। फैक्टराइजेशन करना इम्पोर्टेंट था, ऑर्डर ध्यान में रखना इम्पोर्टेंट था कि हमने कौन सा फैक्टर पहले लिखा और कौन सा बाद में, वो ये लास्ट स्टेप में, इससे इस स्टेप में ही देखा जाएगा। ठीक है, ये गुणनखंड तो आप सब कर लेंगे, ये फैक्टर्स तो हो जाएंगे, लेकिन ये फैक्टर्स होने के बाद कौन सा फैक्टर पहले लिखा जाए यहाँ गड़बड़ होगी। तो हमें क्या ध्यान में रखना है कि इसके आगे ये है तो पहले ये ही लिखा जाएगा, क्योंकि अब जब हम खोलेंगे तो देखिए क्या लिखेंगे, xd की संक्रिया कराएंगे d+1 से, ये वाला पद आ जाएगा, -1 की कराएंगे तो ये वाला पद आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर उल्टा लिखते तो देखिए d की संक्रिया कराते ब्रैकेट से तो आता आपके पास d और फिर आता ब्रैकेट xd -1, जो इनमें से कोई सा नहीं है। तो ये आपकी आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए y के ऊपर पहले ऑपरेट हो रहा है d+1 और फिर d+1 y के ऊपर ऑपरेट हो रहा है xd -1। ठीक है, अब हम दोनों फैक्टर्स एक साथ ऑपरेट नहीं कर सकते हैं, तो हम एक फैक्टर एक बार में ऑपरेट करेंगे और फिर दूसरा दूसरी बार में। इस पूरे को हम क्या मानेंगे? v। अकॉर्डिंग टू प्रोसेसिंग जो हमने अभी देखी उसके अनुसार हम इसे मानेंगे v। d+1 y को हमने मान लिया v और इसे डाल दिया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, जब तक हमें v पता नहीं चलेगा तब तक इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। तो हम पहले समीकरण 1 से v का मान निकालेंगे और फिर y का। समीकरण 1 से देखिए इसकी जगह इसकी वैल्यू v रखेंगे तो ये होगी xd -1v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। कन्वर्ट हो गई। अब ये सेकंड ऑर्डर से फर्स्ट ऑर्डर में, अब इसका ऑर्डर 1 है, प्रथम कोटि और प्रथम घात की है, और प्रथम कोटि और प्रथम घात की इस समीकरण को हल कर सकते हम पूर्व विधियों द्वारा। आप चाहें तो देखिए फिर से खोल सकते हैं, इसको खोलेंगे क्या लिखेंगे, x dv। अच्छा, यहाँ हमारे d का मतलब क्या है? ऑपरेटर d हमने किसकी जगह लिखा है? डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो इस dv को वापस से लिख सकते हैं dv अपॉन dx। ठीक है, ऑपरेटर से वापस मैंने इसे गुणांकों में कन्वर्ट कर लिया, अवकल गुणांकों में बदल लिया, -v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये बन गई आपके पास प्रथम कोटि और प्रथम घात की रैखिक अवकल समीकरण, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से इसका सॉल्यूशन। अब सबसे पहले x को डिवाइड कीजिए तो ये हो जाएगा dv अपॉन dx, x का भाग दिया 1 अपॉन x, v x का भाग दिया, एक x कट गया।
अब ये बन गई प्रथम कोटि और प्रथम घात की रैखिक अवकल समीकरण, जिसका हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के सॉल्यूशन निकालेंगे। देखिए जनरल फॉर्म dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q, इसी फॉर्म में है। तो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। आश्रित चर v है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। वहां p होता है आश्रित चर का गुणांक और यहाँ आश्रित चर v है जिसका गुणांक है -1/x। तो e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ -1/x dx, माइनस बाहर आ जाएगा, 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x और e से log तब कटेगा जब आगे से माइनस हटेगा। ये माइनस ऊपर जाएगा, e से log कट जाएगा और x की पावर -1 यानी 1/x इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तब हल क्या हो जाएगा, v यानी आश्रित चर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q यानी राइट हैंड साइड x dx प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c1। x से x कट गया, dx का इंटीग्रेशन x हो गया प्लस c1। इस x का भी पक्षांतरण कर दिया तो v का मान आ गया x² प्लस xc1। ये आपके v की वैल्यू आ गई और इस v की वैल्यू को कहाँ रखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 2 में, समीकरण 2 से। समीकरण 2 में हमने वैल्यू रखेंगे तो इक्वेशन 2 बन जानी है d+1y इज इक्वल टू x² प्लस xc। और ये अगेन आपके पास बन गई कौन सी इक्वेशन, प्रथम कोटि और प्रथम घात की रैखिक अवकल समीकरण। आप चाहे तो यहाँ CF/PI से निकालें और चाहे तो आप यहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर से निकालें दोबारा। इसे भी हम खोलकर लिखेंगे dy/dx प्लस y x² प्लस xc1। इंटीग्रेटिंग फैक्टर वापस निकालेंगे तो होगा e की पावर y का गुणांक 1 है dx, 1 का इंटीग्रेशन हो जाता है x और e की पावर x आ जाएगा इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तब इसका सॉल्यूशन हो जाएगा y इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q यानी x² प्लस xc1 प्लस अगेन इंटीग्रेशन कांस्टेंट c2। तो ये आपके पास आ गया इसका सॉल्यूशन। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे और इंटीग्रेशन जब आप करेंगे तो यहाँ फर्स्ट सेकंड फंक्शन से इंटीग्रेशन हो जाएगा। बताइए, फर्स्ट सेकंड फंक्शन से कर सकते हैं इंटीग्रेशन? इसको सेपरेट कर लीजिए, अलग अलग कर लीजिए। एक तो बनेगा e की पावर x² dx प्लस c1 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा x e की पावर x dx और c2। ये दोनों इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं फर्स्ट सेकंड फंक्शन से। ठीक है, दोनों इंटीग्रेशन कर लेते हैं। चलो फर्स्ट मान लिया x² को रखा e की पावर x का e की पावर x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड प्लस c1 x e की पावर x dx प्लस c2। ठीक है, अगेन इंटीग्रेट करेंगे तो -2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। ठीक है, और x e की पावर x का हमें डायरेक्ट पता है e की पावर x x -1, c1 कांस्टेंट है, इसका भी यही होगा e की पावर x x -1 प्लस c2। e की पावर x कॉमन ले लो, y से कैंसिल हो जाएगा। देखो y e की पावर x है, ये e की पावर x और राइट हैंड साइड में यहाँ से e की पावर x e की पावर x e की पावर x कॉमन आगे कट जाएगा। c2 के साथ नहीं है तो यहाँ e की पावर x का भाग हो जाएगा। तो ये आपके पास राइट हैंड साइड आएगी x² माइनस 2x प्लस 2 प्लस c1x माइनस c1 प्लस c2 e की पावर -x। ठीक है, x के पद एक साथ लिखने हैं तो एक साथ लिख दो, ये भी दोनों कांस्टेंट है, एक साथ ही लिख दो। तो y बराबर हो गया x² माइनस 2x प्लस
माइनस C1, चाहे तो C1 ही लिख दो खाली मर्ज करके। तो ये आ गया हमारे पास आश्रित चर y का मान। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, गिवन इक्वेशन। क्लियर है? बताइए, मेथड आ गया समझ में? क्या करेंगे, सबसे पहले हम ऑपरेटर की फॉर्म में चेंज करेंगे, फिर फैक्टराइज करेंगे। फैक्टर करते समय हमें ध्यान रखना है कौन सा फैक्टर पहले लिखा जाएगा और कौन सा बाद में। ठीक है, अब हम इसे देखेंगे तो पहले y पर ये ऑपरेटर है और इसी को हम क्या मान लेंगे, v मान के जब हम यहाँ v रखेंगे तो ये सेकेंड ऑर्डर की इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर में चेंज हो जाएगी, जो आपके पास बनी यहाँ पर रैखिक अवकल समीकरण। तो रैखिक अवकल समीकरण को सॉल्व करने का तरीका होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए और फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू रखिए। फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू रखकर हमने सॉल्व किया, v का मान आया, v के मान को हमने वापस रिप्लेस किया, एलिमिनेट किया v, और v एलिमिनेट करने से हमारे पास वापस एक और कोटि की बन गई, और जिसे भी हमने रैखिक अवकल समीकरण है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के सॉल्यूशन निकाल लिया। तो ये आ गया हमारे पास जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। आ गया समझ में? ओके।